एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिंसा कॉमर्स क्वेस्ट। और मैं हूं रईस अहमद और आज मैं इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करूंगा क्लास 12 के लिए, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि फर्म को कैसे डिसॉल्व किया जाता है और क्यों किया जाता है, यानी व्हाट आर द रीजंस बियॉन्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी फर्म क्यों डिसॉल्व होती है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस, क्या क्या कॉजेज, यानी क्या कारण होता है। और जब फर्म डिसॉल्व होती भी है तो फिर उसे कैसे किया जाता है, यानी ट्रीटमेंट किसके, डिसॉल्यूशन के, किसके, फर्म के। यानी फर्म को जब डिसॉल्व किया जाएगा तो उस वक्त कैसे ट्रीट किया जाएगा, यानी एसेट्स को किस तरीके से ट्रीट करना है, लायबिलिटीज को किस तरीके से ट्रीट करना है, और कौन कौन से अकाउंट्स आपको ओपन करने होंगे इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इज दैट क्लियर? चलिए, लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं इस टॉपिक पर बहुत ही इजी वे के अंदर मैं इस पर एक लेक्चर दूंगा और आसानी के साथ समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आखिर तक देखेंगे आप, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं यहां पर स्टेप्स बताऊंगा हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जब आपके एग्जाम यानी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएगा उसके सारे स्टेप्स मैं यहां लिखूंगा। बस शर्त एक ही है कि वीडियोस को आखिर तक जरूर देखना, और उम्मीद यह करता हूं कि जिन लोगों ने वीडियोस मेरी आखिर तक देखी कि उनको शायद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक में। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखो कि वीडियोस को आखिर तक देखो और जिन स्टेप्स को मैं बता रहा हूं उन स्टेप्स को फॉलो कर लो। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर लो। उम्मीद यह है कि एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा और ना ही कोई अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर गलती होगी। तो सी ऑन बोर्ड, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहली चीज जिन्हें हम लोग बोलते हैं कॉजेज ऑफ डिसॉल्यूशन, यानी डिसॉल्यूशन के पीछे क्या कारण है, इन्हीं को हम कॉजेज को क्या कहते हैं, मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन। देयर आर वेरियस कॉजेज, वेरियस रीजंस, वेरियस मोड्स, यानी बहुत सारे। जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सारे पार्टनर्स मिल गए और मिलने के बाद बोला कि भाई हम बिजनेस खत्म करो, हम अपना काम अब इस कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट है। या फिर बाई कोर्ट, कोर्ट के थ्रू भी हो जाता है, किसी वजह से डिस्प्यूट हो गया, या फिर बाई नोटिस, यानी किसी एक पार्टनर ने नोटिस जारी कर दिया, नोटिस इश्यू कर दिया कि भाई हम फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। तो देयर आर वेरियस रीजंस, बट याद रखो इस टॉपिक यानी इस चैप्टर के अंदर हमें रीजन से कोई मतलब नहीं है। इज दैट क्लियर? हमें रीजन से कोई मतलब नहीं है। जो व्हाट एवर द रीजन, जो भी रीजन है उसे छोड़ दो, बियॉन्ड करो। बट इस टॉपिक में हमें सिर्फ देखना है हाउ टू ट्रीट, यानी डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म को कैसे ट्रीट करेंगे, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस उसका क्या क्या होगा। तो मैं मेन जो है वो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है, यानी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ द डिसॉल्यूशन। तो मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन। ट्रीटमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन, जब कभी किसी भी फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा यानी तो उसमें दो तरह के ट्रीटमेंट होंगे। पहला होगा आपके पास जर्नल बेसिस। कौन सा होगा? जर्नल बेसिस। इट मींस आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी प्रोसेस होगा, जो भी ट्रीटमेंट किया जाएगा, हर प्रोसेस के लिए, हर एस्पेक्ट के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी होंगी। या फिर होता है आपके पास अकाउंट बेसिस। इसमें आपको करना होगा, अकाउंट्स बनाने होंगे। तो ध्यान रखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द डिसॉल्यूशन। डिसॉल्व करने के लिए दो बेसिस हैं, एक आपके पास जर्नल बेसिस जिसमें आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, दूसरा आपके पास है अकाउंट बेसिस, यहां पर आपको अकाउंट्स बनाने हैं। लेकिन अब बात आती है कि हाउ मेनी अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, कितने अकाउंट्स बनाने हैं, तो वो मैं आपको पहला बता देता हूं। सबसे पहला जो अकाउंट होगा उसे हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। पहला अकाउंट जो है वो आपका रियलाइजेशन बनेगा। दूसरा बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट।
पार्टनर्स लोन अकाउंट, लेकिन इसके आगे कंडीशन है इफ एनी। इफ एनी मीन्स होता है कि अगर पार्टनर का लोन बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड है ऑन टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन करते समय पार्टनर्स का लोन बैलेंस शीट में है तब आप लोन अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज लोन नहीं है पार्टनर्स का तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका अकाउंट कौन सा हो गया? ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है जब है तो बनाओ, अदरवाइज नहीं। थर्ड है आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन लास्ट वन है आपके पास कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा एंड द लास्ट वन है आपके पास कैश ऑब्लिक बैंक। कैश ऑब्लिक बैंक का मतलब होता है या तो कैश अकाउंट बनेगा या फिर बैंक अकाउंट। अगर बैलेंस शीट के अंदर कैश दे रखी है तो आप कैश अकाउंट बनाओगे, और बैलेंस शीट के अंदर अगर बैंक दे रखी है तो आप बैंक अकाउंट बनाओगे। लेकिन इन केस अगर कैश और बैंक दोनों ही बैलेंस शीट में दे रखी है तो उस केस में आप बैंक अकाउंट ही बनाओगे, और जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो कैश का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैंक में कैसे ट्रांसफर होगा वो मैं आपको अभी सिखाता हूं। इज दैट क्लियर? तो याद रखो मैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के कुछ स्टेप्स पढ़ाऊंगा, ईच स्टेप्स की मैं जनरल एंट्री भी बताऊंगा और आपको अकाउंटिंग प्रोसेस भी आपको सिखाऊंगा, बट याद रखना मेरे स्टेप्स को फॉलो कर लो, ठीक है? इन स्टेप्स को, जो स्टेप्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही स्टेप्स एज इट इज फॉलो करो, आपका रियलाइजेशन अकाउंट भी बिल्कुल सही आ जाएगा, बाकी सारे अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए मैं आपको स्टेप्स पढ़ा रहा हूं। स्टेप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म को डिसॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। इज दैट क्लियर? तो देयरफॉर चलिए मैं आपको एक एग्जांपल सेट करता हूं। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर आपको कोई भी चीज बंद करनी है, क्लोज डाउन करना है, वाइंड अप करना है, तो आप क्या करते हैं? पहले सारे एसेट्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं, यानी सारी लायबिलिटीज को भी इकट्ठा करते हैं, ये पता लगाते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, यानी इसका मतलब है कि सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लो, एक जगह लाकर जमा कर लो। उसे जमा करने को क्लोज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जमा करने को क्लोज। चलिए, डिसोल्यूशन के केस में हमेशा सबसे पहले बैलेंस शीट को खत्म कर दो, यानी बैलेंस शीट जो दे रखी है उसके आइटम्स को खत्म करो, एडजस्टमेंट पर मत जाओ। जबकि एडमिशन और रिटायरमेंट में सबसे पहले कहां जाते हैं? एडजस्टमेंट्स पर, लेकिन डिसोल्यूशन में सबसे पहले आप बैलेंस शीट पर जाओ। जो स्टेप्स मैं पढ़ा रहा हूं उनको देखो। डिसॉल्व करते वक्त सबसे पहले जो पुरानी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, आप उस बैलेंस शीट पर जाओ और उस बैलेंस शीट से आपको सारे एसेट्स निकालकर, सारी लायबिलिटीज निकालकर एक जगह इकट्ठा कर लो। उसके इकट्ठा करने को क्लोज कहते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। कहां पर इकट्ठा की जाती है? रियलाइजेशन। तो मैं आपको एक एक स्टेप पढ़ाता हूं, पहले क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एसेट साइड को पढ़ाता हूं। देखो, पहला स्टेप क्या है? मैं बोलूंगा क्लोज करना, इसका मतलब है इकट्ठा कर देना। पहला स्टेप क्या है? टू क्लोज ऑल एसेट्स। मैंने लिखा है यहां पर टू क्लोज ऑल एसेट्स। जितने भी एसेट्स हैं सबको क्लोज कर दो, यानी इकट्ठा कर लो, ला ला कर। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट छोड़कर। किसको छोड़कर? कैश एंड बैंक। यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाइए, वहां जितने एसेट्स थे सबको इकट्ठा कर लो, लेकर आओ। कहां लेकर आएंगे? रियलाइजेशन में। अभी मैं आपको, लेकिन कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, कितनी चीजों को छोड़ना है? सिर्फ तीन को। कैश को छोड़ना है, बैंक को छोड़ना है और फिक्टिशियस एसेट्स। इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने एसेट्स हैं सबको क्या कर लोगे आप? क्लोज। अब जब क्लोज करोगे तो क्लोज करने के लिए मैंने क्या बोला? रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? है। अब आपको पता है कि एसेट्स का नेचर हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जब आप उसको खत्म करेंगे
क्लोज करेंगे तो एसेट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। जब एसेट्स क्रेडिट होंगे क्लोजिंग के लिए तो रियलाइजेशन क्या होगा भाई, डेबिट होगा ना ऑटोमेटिकली। इज दैट क्लियर? जब आप किसी एसेट को क्लोज करोगे तो एसेट्स क्या होता है, क्रेडिट, तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट। तो सी ऑन बोर्ड, तो एंट्री क्या होगी उसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। अब सन्ड्री एसेट्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जितने भी एसेट्स हैं उन सबको अलग अलग लिखना है, यानी इंडिविजुअली। कैसे लिखेंगे आप, इंडिविजुअली। चलिए मैं आपको समझा देता हूं, एक मैं पुरानी बैलेंस शीट ले लेता हूं, यानी वो बैलेंस शीट जो मेरे पास पहले से दे रखी है। ऑन टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन, ये मेरे पास बैलेंस शीट ऑलरेडी दे रखी है। तो आपको ये भी पता होगा, ये तो लायबिलिटी साइड है, ये आपके अमाउंट है, ये आपके एसेट्स हैं, और ये आपकी, अब क्या करना है ध्यान दो। सबसे पहली चीज यहां पर क्या होता है, क्रेडिटर्स जो भी वैल्यू दे रखी है, फिर क्या होता है बीपी जो भी वैल्यू दे रखी है, फिर क्या होता है डब्ल्यूसीआर जो भी वैल्यू दे रखी है, आईएफआर जो भी वैल्यू दे रखी है। उसके बाद यहां होता है कैपिटल्स, या लोन ले लेता हूं मैं, चलो पहले क्या ले लेता हूं, लोन यानी बैंक लोन। अब एज लोन, मैंने यहां पर ए का लोन भी ले लिया, चलो पार्टनर है ए, और यहां पर मैंने कैपिटल लिख दी, ए बी और सी तीनों की कैपिटल। अब इसी तरीके से यहां पर होता है मशीन, यहां पर है आपका फर्नीचर, यहां पर है आपकी बिल्डिंग, यहां पर है आपके पास प्रॉपर्टी, यहां पर है आपके पास स्टॉक, अब है आपके पास डेटर्स, उसके बाद है बिल रिसीवेबल, और उसके बाद है आपका कैश, उसके बाद है बैंक, और उसके बाद है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इज दैट क्लियर? और भी बहुत सारी चीजें वहां पाई जाएंगी, लेकिन मैं एक सिंपल सा केस बताता हूं। मैंने क्या बोला, जितने भी एसेट्स हैं यानी कैश, बैंक और फिक्टिशियस, इन तीनों को छोड़कर सारे एसेट्स को क्या कर दिया आपने, क्लोज। सारे एसेट्स, रियलाइजेशन टू मशीन, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू प्रॉपर्टी, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बीआर। ओके, सारे एसेट्स को आपने इंडिविजुअली नोट डाउन कर लिया, और जो टोटल आया वो रियलाइजेशन के अंदर डाल दिया, जो भी इन सबका टोटल आएगा यहां पर क्या आ जाएगा, टोटल। नेक्स्ट, अब खुद सोचो कि मैंने बोला पहले पुरानी बैलेंस शीट को खत्म कर दो। अब खत्म करने के लिए क्या हुआ, सारे एसेट्स तो ये चले गए, लेकिन अभी ये वाले एसेट्स बाकी रह गए हैं तीन। तो जब तीन एसेट्स रह गए, और मैंने क्या बोला, जब आपके पास कैश और बैंक दोनों एक साथ हो तो बैंक अकाउंट बनेगा, और जब किसी वैल्यूज को अपने ही अकाउंट में डालते हैं तो वो बैलेंस के नाम से जाती है, उसे ट्रांसफर नहीं कहते, उसे ओपन कहते हैं। और जब कोई भी वैल्यू अपने अकाउंट में जाएगी तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, और जब वो ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? तो याद रखो, बैंक तो एज वेल एज आएगा, लेकिन कैश को बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, कैश अकाउंट को, कैश का जो बैलेंस है वो बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये तो आपके पास क्या हुआ, कैश का बैलेंस बैंक में जा रहा है, जबकि इससे पहले बैंक का बैलेंस बैंक में जा रहा है। अगर बैंक का बैलेंस बैंक में जाएगा इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, कैश का बैलेंस बैंक में जाएगा तो इट इज अ ट्रांजैक्शन। तो इसकी एंट्री होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर है तो, अदरवाइज नहीं है। तो सेकंड केस, कैश बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। जब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आप खुद सोचो, कैश क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है ना, खत्म हो रहा है, और बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी
बैंक अकाउंट में 2 कैश। इज दैट क्लियर? और यहां पर रियलाइजेशन में 2, तो यानी सारे एसेट्स डेबिट हो गए कहां पर? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन इज डेबिटेड विद सन्ड्री और यहां बैंक इज डेबिटेड विद कैश। नेक्स्ट, अब बात आती है, तो खुद सोचो, ये दोनों तो आपको होगा, लेकिन अभी यहां पर रह गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो मैंने बोला था कैश और बैंक, ये तो आपके पास इधर आ गए, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स हमेशा क्या किए जाते हैं? राइट ऑफ। मीन फिक्टिशियस एसेट्स को हमेशा क्या किया जाता है? राइट ऑफ। अब फिक्टिशियस एसेट्स कितने होते हैं? सिर्फ 3। कितने होते हैं? ओनली 3, नॉट मोर देन 3। 3 से ज्यादा फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होते, सिर्फ 3 ही फिक्टिशियस एसेट है। वो कौन कौन से? बोर्ड पर देखिए। पहला जो फिक्टिशियस एसेट है वो है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जिसमें डेबिट बैलेंस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस दो तरीके से होते हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। अगर वो डेबिट बैलेंस है तो फिक्टिशियस एसेट माना जाएगा, और अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो रिटेन्ड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो लायबिलिटी साइड पर शो किया जाता है। इज दैट क्लियर? अगर लायबिलिटी साइड पर है तो वो कहलाता है पी एंड एल सी आर, और अगर एसेट साइड पर है तो वो कहलाता है पी एंड एल डी आर, क्योंकि ऑल द एसेट्स, जितने भी एसेट्स होते हैं उनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और लायबिलिटीज का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है। गॉट इट? अब आपके पास पी एंड एल इन्हीं में से होगा। तो 3 फिक्टिशियस एसेट है। पहला मैंने बोल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, दूसरा होता है आपके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और तीसरा होता है प्रिलिमिनरी। कौन सा होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। ये भी आपके ओनली देयर आर 3 फिक्टिशियस एसेट, सिर्फ 3 ही फिक्टिशियस एसेट है, चौथा कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब फिक्टिशियस एसेट्स को हमेशा क्या करते हैं? तो याद रखो, आपने पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, उसमें भी यही ट्रीटमेंट पड़ा होगा। वहां भी इनको क्या करते थे? राइट ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशियो। इनका एक ही ट्रीटमेंट है पूरे पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में आपने 5 टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक है चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, दूसरा टॉपिक है आपके पास एडमिशन, तीसरा आपका रिटायरमेंट, चौथा आपका डेथ, और ये 5वां पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन। इन 5 टॉपिक्स में, 5 केसेस के अंदर इनका एक ही ट्रीटमेंट है, देयर इज नो अनदर ट्रीटमेंट, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या करते हैं? हमेशा राइट ऑफ, इनको हमेशा क्या किया जाता है? राइट ऑफ। तो थर्ड स्टेप क्या है आपके पास? टू राइट ऑफ ऑल फिक्टिशियस एसेट्स। जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ होंगे, तो मैंने क्या बोला था? जब एसेट्स को खत्म किया जाए तो एसेट्स तो क्या हो गए? क्रेडिट। तो राइट ऑफ कौन? राइट ऑफ में कौन होता है? पार्टनर्स होते हैं। तो इट मींस पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। जैसे कि मैंने बोला था, ये सारे एसेट्स को क्लोज किया तो एसेट्स क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि इकट्ठा किसको किया जा रहा है? जिनको हम बेचेंगे, लेकिन इनको तो बेच नहीं सकते। इज दैट क्लियर? अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? हमेशा राइट ऑफ। जब राइट ऑफ होंगे तो फिक्टिशियस एसेट्स तो क्रेडिट हो जाएंगे और पार्टनर्स डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, कौन कौन से? जो भी फिक्टिशियस एसेट उनका नाम लिख दो, जैसे टू पी एंड एल अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इन तीनों को प्लस कर लो और पार्टनर्स यानी पीएसआर में, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे तो उसमें इंडिविजुअली लिखोगे टू पी एंड एल, टू एडवर्टीजमेंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इंडिविजुअली जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जनरल एंट्री में तो एक साथ चले गए, लेकिन वहां पर, यहां भी इंडिविजुअली, लेकिन यहां पर टोटल होके जा रहा है। लेकिन जब बात वहां की आएगी कैपिटल अकाउंट की, तो वहां पर सब इंडिविजुअली जाएंगे और इनका यहां टोटल अलग हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? इज दैट क्लियर? ये स्टेप्स थे, जहां स्टेप्स को फॉलो करोगे आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा।
तो अब मैंने पूरी बैलेंस शीट की एसेट साइड को खत्म कर दिया। एसेट साइड पर कोई भी आइटम नहीं बचा जिसको मैंने जिसको क्लोज करना है उसको रियलाइजेशन में डाल दो, जिसको क्लोज नहीं कर सकते यानी अपने ही अकाउंट में जाएंगे, मान लो कैश ही होता है या बैंक होता एक होता तो फिर ये एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ये एंट्री पास तब होती है कि एक वैल्यू को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। और फिक्टिशियस एसेट की एंट्री तभी होगी जब फिक्टिशियस एसेट मौजूद होंगे, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैं आपको कंप्लीट स्टेप पढ़ा रहा हूं, जो स्टेप वहां दे रखे क्वेश्चन में वो करना, अदरवाइज नहीं करने आपको। स्टेप क्लियर। अब बात आती है कि यहां इनको क्लोज करो। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, मैंने बोला सारे एसेट्स को ले आओ, क्लोज करो। क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन। अब सिमिलरली ऑल द लायबिलिटीज आर टू बी क्लोज। लेकिन कौन सी लायबिलिटीज? सिर्फ एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, एक एक्सटर्नल दूसरी इंटरनल। एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो जो फर्म को बाहर पार्ट पे करनी है, इंटरनल लायबिलिटीज वो जो उसके पार्टनर्स की हैं, जैसे पार्टनर्स का लोन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, समझ रहे हैं ना, और उसकी कैपिटल। यानी वो लायबिलिटी जो पार्टनर से रिलेटेड है वो इंटरनल है, और जो बाहर किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है वो कौन सी हो गई? एक्सटर्नल। चलो चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा था? बैलेंस शीट की एसेट साइड खत्म। अब मैं लायबिलिटीज करूंगा। अब लायबिलिटीज को भी क्लोज करना है तो क्या करना होगा? तो नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ, टू क्लोज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमें पहले पे करनी होती हैं, इसलिए हम पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को काउंट यानी लेकर आओ, पता लगाओ, बतलाओ। अब खुद सोचो, जब मैंने बोला था कि एसेट्स को क्लोज करना है तो रियलाइजेशन, तो लायबिलिटीज को क्लोज करने के लिए भी तो रियलाइजेशन ही होगा, तो इसको भी क्लोज करना है रियलाइजेशन में। अब जब एसेट को क्लोज किया तो एसेट्स क्या हो गए थे? क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएंगी? डेबिट। अब ये डेबिट होंगे तो रियलाइजेशन क्या होगा भाई? क्रेडिट। तो एंट्री देखो, सन्ड्री लायबिलिटीज, अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लोज, और क्लोज हमेशा रियलाइजेशन में ही होता है। इज दैट क्लियर? अब जितनी सन्ड्री लायबिलिटीज हमेशा इंडिविजुअली शो करनी है, इंडिविजुअली मींस अलग अलग दिखानी है, जैसे दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये चारों आपके पास, और एक और है आपके पास, ये 5। देयर आर ओनली 5 एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लेकिन आपने एडमिशन रिटायरमेंट के केस में पढ़ा होगा WCR और IFR दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, यहां कुछ थोड़ा अलग है WCR में ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले आप क्लोज कर लें। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट। अब ये सब तो चले गए, खत्म हो गए। ये आपका इंटरनल लोन है, यानी ये कहलाती है आपकी इंटरनल लायबिलिटीज। अगर मान लो यहां पर कुछ और होता, जैसे जनरल रिजर्व, मैं इसी को आपको एक्सटेंड कर देता हूं, इसी बैलेंस शीट को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं। जनरल रिजर्व, पी एंड एल, यहां मैंने नहीं लिखा, इधर लिख दिया पी एंड एल। ये पी एंड एल। अब ये भी इंटरनल लायबिलिटीज है दोनों। तो इंटरनल कितनी आ रही है? ये सारी इंटरनल लायबिलिटीज है। ऊपर जितनी एक्सटर्नल थी वो मैंने क्लोज कर दी। अब बात आती है इंटरनल की। तो इंटरनल के लिए क्या होगा? ये अपने अकाउंट में जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको ओपन करना होगा। जब ये अपने अकाउंट में जाएगा तो नॉट अ ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसकी एंट्री नहीं हो सकती। कैपिटल अकाउंट आपको बनाने ही है, क्योंकि मैंने आपको बोला अकाउंट बेसिस में आपको कितने अकाउंट बनाने हैं? 4। पहला रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर्स लोन इफ एनी, अगर है तो पार्टनर्स लोन है क्योंकि ए इज अ पार्टनर और ए का ही लोन है। अगर मिसेस ए लोन होता तो वो एक्सटर्नल होता, यानी पार्टनर्स स्पाउस लोन, पार्टनर के लाइफ पार्टनर, जो बिजनेस फर्म के पार्टनर्स हैं उनके लाइफ पार्टनर तो थर्ड पार्टी है, और जो थर्ड पार्टी होगी तो वो क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल। ये एक पार्टनर है, इसका ही लोन है, तो ये अपने अकाउंट में जाएगा,
ठीक है। उसके बाद कैपिटल के लिए मैंने बोला थर्ड अकाउंट कौन सा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी अपने अकाउंट में जा रहा है। जब ये अपने अकाउंट में, ये अपने अकाउंट में, तो इनकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन ये क्या है, इनका तो अकाउंट नहीं बनेगा, दे ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन इनकी एंट्री होगी। उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, एंट्री क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड सरप्लस एंड जर्नल रिजर्व, जो भी कुछ दे रखा है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करो। अब जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। मैंने बोला लायबिलिटीज आर डेबिटेड, जब लायबिलिटीज डेबिट हो रही है तो पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पीएसआर। इन दोनों को तो इंडिविजुअल दिखा दिए, जो जो वैल्यूज दे रखी थी यहां पर वो हमने यहां रिकॉर्ड कर दी। अब बताओ इस पूरी बैलेंस शीट की वैल्यू क्या हो गई, खत्म। इस पूरी बैलेंस शीट की वैल्यू खत्म। अब ये बैलेंस शीट खत्म हो गई, इसके अंदर से कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो हमने रिकॉर्ड ना किया हो, यानी सारे एसेट्स को हमने क्लोज कर लिया, जो बाकी थे वो अपने अपने अकाउंट में चले गए, और जो राइट ऑफ होने वाले थे वो राइट ऑफ हो गए। फिर सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हमने क्लोज कर दिया, इंटरनल लायबिलिटीज जो अपने अकाउंट में जा सकती थी वो हमने बाय बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। ये लोन अकाउंट में चला जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ये कैपिटल में चले जाएंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और ये दोनों अपने अकाउंट में नहीं जाएंगे तो कहां जा रहे हैं, पार्टनर्स में। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा दिया। अब उसके बाद मेन स्टेप्स, जब आपको पता लग गया सारे एसेट्स क्लोज कर लिए, सारी लायबिलिटीज भी आपने क्लोज कर ली, उसके बाद एक स्टेप आता है टू रियलाइज द एसेट्स। क्या करना है आपको, वो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, एडजस्टमेंट्स। अब आपको बैलेंस शीट खत्म हो गई है, उसके बाद आप जाइए एडजस्टमेंट, जो बैलेंस शीट के नीचे दे रखे होंगे कि आपको डिसोल्यूशन के समय क्या क्या ट्रेड करना है, कैसे कैसे करना। तो उन एडजस्टमेंट्स में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी कि एसेट्स को बेच दो, यानी रियलाइज कर दो, एक्स्ट्रा लायबिलिटी जो आपने क्लोज की थी वो पे कर दो। अब जब एसेट्स को बेचेंगे तो एसेट्स दो तरह के थे, एक जो आपके रिकॉर्डेड थे बैलेंस शीट के अंदर जिनको आपने क्लोज कर लिया, एक वो जो आपके अनरिकॉर्डेड थे जो बैलेंस शीट में नहीं थे। जब वो बैलेंस शीट में नहीं थे तो हमने क्लोज नहीं किया। याद रखो क्लोज हम वही करेंगे जो बैलेंस शीट में है, अगर जो चीज बैलेंस शीट में नहीं है हम उसको क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बोला था सबसे पहले बैलेंस शीट को करो, और जो बैलेंस शीट में है वो क्या कहलाता है, रिकॉर्डेड। और क्लोज खत्म हो चुके हैं 4-5 स्टेप्स के अंदर। अब इसके बाद क्लोज कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपकी अनरिकॉर्डेड जो चीजें हैं वो तो आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगी, बैलेंस शीट में नहीं मिलेंगी। बैलेंस शीट में कोई भी चीज अनरिकॉर्डेड नहीं होती क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, तभी तो बैलेंस शीट में मौजूद है। इज दैट क्लियर। अब बात आती है रियलाइजेशन की, ये यानी एसेट्स को रियलाइज। तो जो भी स्टेप्स वहां दे रखे हैं, जो भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं, उन एडजस्टमेंट्स में जो स्टेप मैं लिख रहा हूं वही होंगे। आप उसी के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं एक पैटर्न के अकॉर्डिंग है, वहां एडजस्टमेंट एक पैटर्न में नहीं होंगे। तो जो दे रखा होगा आप इसमें से फॉलो करना। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो 6 स्टेप है जो एडजस्टमेंट का है। अब आपका एडजस्टमेंट वाले स्टेप है, तो क्या हो सकता है, टू रियलाइज द एसेट्स। अब आपको एसेट्स रियलाइज करने हैं। जब आपको एसेट्स रियलाइज करने हैं तो कौन से एसेट्स रियलाइज करने हैं, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो रिकॉर्डेड के बारे में एडजस्टमेंट्स हो या अनरिकॉर्डेड के बारे में हो, हमें तो एसेट्स बेचने ही हैं, रियलाइज करने ही हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड को करवाए या फिर अनरिकॉर्डेड को करवाए। तो यहां पर मैं दोनों लिख देता हूं। एंट्री एक ही होगी, रिकॉर्डेड के केस में भी एक ही एंट्री है, सेम एंट्री अनरिकॉर्डेड के केस में, रिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड। स्टेप्स पे ख्याल रखो बेटा, स्टेप्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। जो स्टेप्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे तो डिसोल्यूशन के अंदर मैं आशा करता हूं कि डिसोल्यूशन के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी के साथ
क्वेश्चंस को कर लोगे, लेकिन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इज दैट क्लियर? तो टू रियलाइज द एसेट्स, आपको एसेट्स बेचने हैं, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। अब बात आती है कि एसेट्स को बेचना यानी रियलाइज करने के तीन मोड्स हैं, उन्हें कहते हैं मोड्स ऑफ रियलाइजेशन। जब फर्म एसेट्स को बेच रही है, रियलाइज कर रही है, तो किस शक्ल में करेगी, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मोड्स, MODES, मोड्स ऑफ रियलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा उसको? मोड्स ऑफ रियलाइजेशन। तो कितने मोड्स पढ़ाए मैंने आपको? 3। कैसे करते हैं देखो दा। तो मैं इसी में लिखूंगा ए, बाई फर्म, इसको हम बाई फर्म के नाम से भी जान सकते हैं, या इन कैश, यानी फर्म क्या करती है, बाहर किसी थर्ड पार्टी को एसेट बेच देती है। यानी एक मशीन थी और बाहर मार्केट में उसने बेच दिया, यानी सेल इन मार्केट भी कह सकते हैं। तो अगर फर्म बाहर मार्केट में बेच रही है, यानी इन कैश बेच रही है, क्या कर रही है, उसके पास कैश आ रहा है। तो जब उसके पास कैश आ रहा है तो एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अब बात आती है कि सर बेचा तो आपने एसेट था, एंट्री में रियलाइजेशन क्यों आ रहा है? तो ध्यान रखो, जब एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोज हो गई, अब उसका बाद उनका नाम किसी भी ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। उनसे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सब रियलाइजेशन के नाम से होंगे, चाहे मशीन हो, डेटर्स हो, बिल रिसीवेबल हो, प्रॉपर्टी हो, फर्नीचर हो, स्टॉक हो, जो भी आप रियलाइज यानी बेच रहे होंगे वो सारे नाम रियलाइजेशन के नाम से ही आएंगे, क्योंकि क्लोज होने के बाद अब एसेट नहीं है। इज दैट क्लियर? कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन। अब आपने जो भी एसेट कैश में बेच दिया, किस में बेच दिया, तो कैश तो आ गया, टू रियलाइजेशन। गॉट इट? नेक्स्ट, अगर मान लो कि फर्म ने या कोई पार्टनर ऐसा था, उसने कहा, कभी कभी ये भी होता, अरे भाई यार ये जो फर्नीचर है ये मैं ले लेता हूं, मुझे दे दो। तो फर्म ने पार्टनर को दे दिया, या तो ये कहो कि फर्म ने पार्टनर को दे दिया, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पार्टनर ने वो चीज ले ली, यानी किसी एसेट को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। तो देयरफॉर इसको कहते हैं बाई पार्टनर्स। क्या कहते हैं उसको? बाई पार्टनर्स या टेकन ओवर बाई पार्टनर। बात एक ही है बेटा, कोई फर्क नहीं है, यानी किसी पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर कर लिया। तो बात वही हुई, जब पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया तो फर्म के पास तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। लेकिन कौन सा पार्टनर? कंसर्न पार्टनर। कंसर्न पार्टनर का मतलब होता है अगर ए ने लिया तो एस कैपिटल और बी ने लिया है तो बीस कैपिटल, टू रियलाइजेशन। क्या होगा? टू रियलाइजेशन। इसको एक ऐसे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब एसेट कंपनी सॉरी फर्म बेच रही है तो फर्म का तो फायदा हो रहा है, क्योंकि कुछ तो आ रहा है। तो अगर फायदा हो रहा है तो रियलाइजेशन क्या होगा? क्रेडिट। भाई एसेट या तो पैसे में जाए या तुम ले जाओ, तुम बाद में, क्योंकि हम तुम्हारी कैपिटल से काट लेंगे। इज दैट क्लियर? तीसरा जो मोड था, मैंने आपको बोला रियलाइजेशन के कितने मोड से? 3। बाई फर्म, बाई पार्टनर्स और एक और है, यानी बाई फर्म इन कैश या बैंक के नाम से रिकॉर्ड होगा, बाई पार्टनर्स के नाम से रिकॉर्ड होगा। तीसरा एक और है आपके पास, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बाय गिविंग एसेट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एक क्रेडिटर यानी फर्म का क्रेडिटर या बैंक वाले जिनको फर्म को पेमेंट करना था वो आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं भाई पैसे दो। तो फर्म उनके पास कहती है कि ये एसेट है, इसे तुम ले जाओ, पैसे क्या होंगे? सेटल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो उस केस में क्या करती है फर्म? उन बंदों को एसेट दे देती है, या वो क्रेडिटर या वो लोग एसेट पर राजी हो जाते हैं।
समझ गए? या तो वो खुद एसेट पर राजी हो जाए या फर्म उनको दे दे। बात एक ही है, तो वो कहलाती है सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज बाय गिविंग एसेट, यानी लायबिलिटीज को खत्म कर देना एसेट देकर। तो इसे बोलते हैं कैंसिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको दूसरे शब्दों में कैंसिलेशन ऑफ लायबिलिटीज, कैंसिलेशन ऑफ लायबिलिटीज विद एसेट, कैंसिलेशन ऑफ लायबिलिटीज विद एसेट। इज दैट क्लियर? तो अगर ऐसा केस है तो उस केस में नो एंट्री, उस केस में नो एंट्री। इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अगर किसी एसेट को देखकर लायबिलिटीज का सेटलमेंट किया जाता है तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। हैव यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्टेप 6 के बाद 7th स्टेप है आपका। तो ध्यान रखो, यहां जितने एसेट्स थे सारे एसेट्स क्या हो गए? रियलाइज, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। अगर वो अनरिकॉर्डेड एसेट है तब भी वो अपने नाम से नहीं आएगा, तब भी वो रियलाइजेशन के ही नाम से आएगा। समझ गए? अब बात आती है जब सारे एसेट बिकने के बाद अब आपको लायबिलिटीज पे करनी है। तो जब लायबिलिटीज पे करनी है तो क्या लिखेंगे? टू पेड ऑफ लाइक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब बात यहां भी वही आती है कि लायबिलिटीज भी दो तरीके से हैं। एक्सटर्नल तो आपको पे करनी है ही, लेकिन उसमें भी दो तरीके, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड। यानी रिकॉर्डेड लायबिलिटीज वो जो बैलेंस शीट के अंदर मौजूद थी ऑन टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, लेकिन अनरिकॉर्डेड वो जो डिसोल्यूशन के समय बैलेंस शीट में नहीं थी बट वो बाद में याद आ गई। दे आर फाउंड ऑन डिसोल्यूशन बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन डिसोल्यूशन करते वक्त, फर्म को डिसॉल्व करते समय वो हमें पता लगी, याद आ गई। इज दैट क्लियर? तो उन्हें बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। तो चाहे वो आपका एसेट का केस हो या लायबिलिटीज का केस हो, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, यहां भी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलाइजेशन करते वक्त एसेट्स का कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स टू रियलाइजेशन, और ये कैंसिलेशन इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। यानी 3 ही मोड हैं, इन्हें बोलते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट और ये बोलते हैं मोड्स ऑफ रियलाइजेशन। तो ध्यान रखो, यानी मैं यहां लिख देता हूं रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, कोई सी भी लायबिलिटीज हो, इसके भी मोड कितने हैं? 3 मोड, जैसा बोलते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट। पहला मोड क्या है? बाय फर्म, यानी इन कैश। अब जब फर्म क्या कर रही है? पेमेंट कर रही है कैश में, तो पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं? पैसे तो जा रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि आपका एक तरीके का नुकसान हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। नेक्स्ट बाय पार्टनर, क्या होती है? बाय पार्टनर। पार्टनर मीन्स होता है, कभी कभी हमारे पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई फर्म की ये वाली लायबिलिटीज मैं दे दूंगा, फर्म मुझे दे दे। तो यानी अगर ए किसी लायबिलिटी को फर्म के बिहाफ पर चुकता कर देता है, यानी फर्म के बदले उसने दे दिया, तो फर्म ए को दे देगी, क्योंकि फर्म को तो देना ही है, या तो वो आकर डायरेक्ट ले जाए या फिर किसी पार्टनर के थ्रू पे करा दे। गॉट इट? अगर वो किसी पार्टनर के थ्रू है तो उसे कहते हैं कि पेड बाय पार्टनर। क्या कहलाती है वो? लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, और ये कहलाती है लायबिलिटीज पेड बाय फर्म। जब पार्टनर के थ्रू दी जाएगी तो लेकिन अभी भी फर्म का तो खर्चा ही है ना, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन पार्टनर्स कौन सा? कंसर्न पार्टनर। कंसर्न पार्टनर का मतलब होता है जिस पार्टनर ने लायबिलिटीज पे की है वही। यहां पर सारे पार्टनर्स नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर देखो एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया है, यानी एक पार्टनर। एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है ना इसके अंदर, मींस एक पार्टनर, क्योंकि एक समय में एक लायबिलिटीज को एक ही पार्टनर पे करेगा ना, दो नहीं कर सकते। तीसरा क्या होगा? बाई
गिविंग एसेट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, यानी लाइबिलिटीज का सेटलमेंट करने के लिए आपने एसेट दे दिया। बाय गिविंग एसेट्स, यानी एसेट्स दे दिया आपने किसके लिए? लाइबिलिटीज का सेटलमेंट। तो उस केस में नो एंट्री, इस केस में भी आपकी एंट्री नहीं होगी। देयरफॉर अब तक मैंने कितने स्टेप्स कर दिए? 7। पहला स्टेप क्या था? टू क्लोज ऑल द एसेट्स। दूसरा स्टेप क्या था? ट्रांसफर द कैश इनटू द बैंक। तीसरा स्टेप क्या था? राइट ऑफ ऑल फिक्टिशियस एसेट्स, जिसमें राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर्स डेबिट और फिक्टिशियस एसेट क्रेडिट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था आपके पास? टू क्लोज ऑल द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जितनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी वो हमने क्लोज की। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जब क्लोज करेंगे तो लाइबिलिटीज आर डेबिटेड, यानी जितनी लाइबिलिटीज थी वो डेबिट हो जाएंगी टू रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप था आपके पास डिस्ट्रीब्यूट द इंटरनल लाइबिलिटीज, जो इंटरनल लाइबिलिटीज थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन, सॉरी जनरल रिजर्व, ये सब क्या कर दिया हमने? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? अब एसेट्स को बेच दो और उसके बाद था लाइबिलिटीज को चुकता कर दो। समझ गए? एसेट्स को बेचने की भी 3 शक्लें थी, बाय फर्म यानी इन कैश, बाय पार्टनर्स यानी बाय टेकन ओवर, और तीसरा स्टेप क्या था? बाय कैंसिलेशन, जिसकी एंट्री नहीं है। यहां भी आपका तीसरा स्टेप है, यहां भी। दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो रियलाइजेशन ऑफ एसेट हो या पेड ऑफ द लाइबिलिटीज हो, यानी कैंसिलेशन, दोनों जगह है और दोनों जगह पे एंट्री नहीं है। ओके, इज दैट क्लियर? बट याद रखो, सारे स्टेप्स को बहुत क्लियरली समझो, और हाँ, वीडियोस को लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि अगर लास्ट तक देखेंगे तभी समझेंगे। और मेरी तमाम वीडियोस को लास्ट तक देखो, क्योंकि मेरी हर वीडियोस में कहीं ना कहीं स्टेप्स, यानी जिनको ट्रिक्स या टिप्स या स्टेप्स, हर वीडियो के अंदर मैं ऐसी नई चीज सिखाता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चंस करना बहुत इजी होगा। इज दैट क्लियर? और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और वायरल कर दो। ओके, चलिए मैं अभी और आगे बढ़ाता हूं इसी स्टेप को। द नेक्स्ट स्टेप इज दैट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। किसके बारे में है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर 4 केसेस हैं। किसके? एक्सपेंसेस के। तो इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास 8th, क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी वो खर्चे जो फर्म को डिसॉल्व करते वक्त हो जाते हैं, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें 4 केसेस हैं। पहला केस क्या है? तो पहला केस क्या है? पेड बाय फर्म, यानी फर्म ने दे दिया, और बोर्न बाय फर्म, और फर्म को ही देने थे। तो देयरफॉर ध्यान रखना, पेड बाय फर्म और बोर्न बाय फर्म। बोर्न का मतलब होता है जिसको देने थे, जिसको झेलना था खर्चा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए और बी, 2 फ्रेंड्स हैं। ये एक फ्रेंड ए है और एक फ्रेंड बी है। ठीक है, ए बी के पास जाता और कहता है कि चल यार मूवी देखने चलते हैं। ए बी के पास जाता है और कहता है कि चल यार मूवी देखने चलते हैं, और बी कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे किसके नहीं है? टिकट के पैसे। इज दैट क्लियर? तो ए कहता है कि नहीं ठीक है, आई विल टेक द टिकट, अपनी भी मैं लूंगा और तेरी भी मैं लूंगा। इट मीन्स तेरा खर्चा भी मैं झेलूंगा, बस सिर्फ तू साथ चल। तो झेलने का मतलब समझ क्या? इसको बोलते हैं बोर्न, यानी ए अपने भी खर्चे कर रहा है और बी के खर्चे भी ए ही पे कर रहा है। इसको कहते हैं बोर्न, यानी बी का खर्चा किसने किया? ए ने। समझ गए? सिमिलरली उसी तरीके से यहां
पेड बाय फर्म, जब फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है तो ऑन डिसोल्यूशन कुछ खर्चे तो होने हैं डिसॉल्व करने के लिए। वो खर्चे किसको देने थे, यानी फर्म को। दे किसने दिए, फर्म ने। समझ के, जब फर्म ने दे दिए तो फर्म के पास से पैसे गए और देने भी फर्म को थे, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। समझ के, नेक्स्ट यानी पेड बाय फर्म बोर्न बाय पार्टनर। ये इट मींस होता है, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन जब किया जाता है तो उसमें एक मोड यानी एक कॉज होता है बाय नोटिस। यानी नोटिस का मतलब होता है कि एक पार्टनर नोटिस इश्यू करता है इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स कि भाई फर्म को डिसॉल्व कर दो, मैं फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूं, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो उस केस में एक पार्टनर ने नोटिस दिया दूसरे पार्टनर्स को, तो उस केस में जो पार्टनर नोटिस दे रहा है यानी जो चाहता है फर्म को डिसॉल्व करना, वो कहता है कि ठीक है इसके खर्चे जितने होंगे वो मैं पे करूंगा। कौन करेगा पे, यानी मैं बियर करूंगा। पे नहीं कर रहा लेकिन बियर मैं करूंगा, इट मीन समझ गए। तो जब वो बोर्न बाय पार्टनर है, बोर्न बाय पार्टनर यानी पार्टनर को देने थे, बट दे किसने दिए, फर्म ने। जब फर्म पार्टनर्स का कोई खर्चा दे देगी, यहां जो खर्चा था वो किसका था, पार्टनर का, पार्टनर्स को बियर करना था, बट पार्टनर की जगह दे दिया फर्म ने। अब फर्म क्या करेगी, पार्टनर से लेगी। जब पार्टनर से लेगी तो इट मींस पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। गॉट इट बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, क्योंकि अब फर्म का तो फायदा हो रहा है ना, क्योंकि फर्म पैसे ले रही है, पैसे नहीं ले रही है बल्कि पार्टनर से काट रही है। लेकिन कौन सा पार्टनर, कंसर्न्ड पार्टनर, यानी जिस पार्टनर्स के बिहाफ पर दिए गए थे, जिस पार्टनर्स को वो बियर करने थे। यहां मैंने अपोस्ट्रोफस फिर लगा रहा है, जब मैं अपोस्ट्रोफस लगाऊं तो इट मींस वन पार्टनर, और अपोस्ट्रोफस ना लगाकर एस लिख दूं इट मींस ऑल पार्टनर्स। गॉट इट। नेक्स्ट सी, यानी पेड बाय पार्टनर और बोर्न बाय फर्म, यानी खर्चे देने थे फर्म को और दे किसने दिए, पार्टनर ने। इट मींस यानी फर्म को बियर करना था वो खर्चा, और बियर किसने कर लिया, पे किसने कर दिया, पार्टनर ने। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब फर्म पार्टनर्स को दे देगी, क्योंकि देने थे ना, फर्म को तो देने ही है। जैसे यहां देखो, यहां फर्म को देने, फर्म ने दे दिए। यहां पार्टनर को देने थे बट फर्म ने दे दिए, तो अब फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स ले लेगी। लेकिन यहां किसको देने थे, यहां फर्म को देने थे, पार्टनर्स ने दे दिए, तो फर्म क्या करेगी, अब पार्टनर्स को दे देगी। समझ गया, उल्टा देखो, पेड बाय फर्म बोर्न बाय पार्टनर, इसका उल्टा है, पेड बाय पार्टनर और बोर्न बाय फर्म। समझ गए। अब फर्म को देने थे, दे पार्टनर ने दिया, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स को दे देगी। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन, क्योंकि फर्म का तो खर्चा है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो फिर लगाया मैंने अपोस्ट्रोफस, यानी कंसर्न, कंसर्न पार्टनर। ओके, अब आगे समझ में। लेकिन मैंने बोले थे 4 केसेस, ए बी सी डी, अभी तो 3 ही केसेस हुए हैं, तो ख्याल रखना पेड बाई एंड बोर्न बाई। चौथा जो केस है वो है आपके पास डी। जो चौथा केस है वो क्या है आपके पास, पेड बाई पार्टनर और बोर्न बाई पार्टनर। यानी पार्टनर ने दिया, पार्टनर को ही देने थे। दे किसने दिए, पार्टनर ने, देना किसको था, वो भी पार्टनर को। इट मींस इस खर्चे में फर्म इन्वॉल्व नहीं है,
यानी फर्म का कोई लेना देना नहीं है, फर्म दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। भाई तुझे देने थे, तूने दे दिए, तो तू जाने और तेरा काम जाने, समझ गए। जब पार्टनर को देने थे पार्टनर्स, यानी दोनों जगह पर पार्टनर आएगा, नो एंट्री। इट मींस ये तो उसका पर्सनल खर्चा बन गया ना फिर, क्योंकि उसके घर के खर्चे भी तो उसी को देने थे और वही देता, तो ये तो पर्सनल खर्चा बन गया उसका, समझ गए। यानी जब पर्सनल खर्चा हो गया तो इट मींस फर्म इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन। फर्म इस ट्रांजैक्शन में, इस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। जब फर्म इन्वॉल्व नहीं है तो एंट्री नहीं होगी, बिकॉज वी आर पासिंग या वी आर रिकॉर्डिंग या वी आर हैपनिंग द एंट्रीज और द अकाउंटिंग प्रोसेस इन द बुक्स ऑफ फर्म। हम फर्म की बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं, ना कि उसकी पर्सनल बुक में कर रहे हैं। तो उसकी पर्सनल एंट्री हो गई, पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया, जो फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो एक्सपेंसेस के कितने केस थे? चारों, जो मैंने आपको यहां दे रखे हैं। बहुत अच्छे क्लियरली हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं चारों चीज समझ में आ गई। लेकिन एक क्वेश्चन में एक ही केस होगा, कौन सा केस होगा वो आपको खुद ध्यान रखना होगा। बस ये ध्यान रखना, पेड बाय फर्म। और अब बात आती है कि पता ही नहीं, बस सिर्फ दे रखा रियलाइजेशन में एक्सपेंसेस 1000, खत्म। ना तो उसने ये बताया पेड बाय फर्म या बोन बाय फर्म, यानी उसने एक भी केस डिफाइन नहीं किया, सिर्फ उसने कह दिया एडजस्टमेंट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1000 बस। तो उस केस में हम चारों केसेस में से कौन सा माने? तो एक चीज याद रखना, जब किसी एक ट्रीटमेंट के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 4। तो हर केसेस में जब ऑप्शंस मोर देन 2 हो या 2 हो, तो उस केस में एक ऑप्शन डिफॉल्ट होता है। अगर आपको किसी ऑप्शन के बारे में पता ना हो, यानी क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो, तो आप डिफॉल्ट क्या लेंगे? तो उस केस में डिफॉल्ट हम लोग इसे लेकर चलते हैं, यानी पेड बाय फर्म, बोन बाय फर्म। सिंपल सा केस है, रियलाइजेशन टू एक्सपेंसेस या फिर टू बैंक। गॉट इट? जब ऑप्शन ज्यादा होंगे तो हर बार एक ऑप्शन डिफॉल्ट माना जाता है। चलिए, यहां तक आ गया समझ में या नहीं? उम्मीद करता हूं ये तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। कौन सा स्टेप है? 9th स्टेप। अब बात यह है, पार्टनर्स लोन को क्लोज करना है, यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे? जबकि मेंटेन आपने किसको किया था? रियलाइजेशन को। सेकंड स्टेप पर कौन सा था? पार्टनर्स लोन। लेकिन पार्टनर्स लोन को पहले क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन को बाद में क्लोज करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्लोज पहले इसलिए किया जाता है, कभी कभी पार्टनर्स लोन अमाउंट से कम पैसे लेने के लिए राजी हो जाता है, या कभी कभी बराबर लेने के लिए राजी होता है, कभी कभी ज्यादा लेने के लिए राजी होता है। वो मैं आपको बताता हूं। जैसे एज लोन, ए पार्टनर था और उसका लोन था कितना? 3000 रुपए का, समझ गए। अब बात यह आती है कि 3000 रुपए डिसोल्यूशन के समय ए का लोन ऑन फर्म है, यानी फर्म के ऊपर कितना लोन है? 1/3। अब जब डिसॉल्व की जा रही है फर्म, तो ए कहता है कि ठीक है हमें 3000 चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो उसको कहते हैं सेटलमेंट एट सेम वैल्यू या एट पार वैल्यू या एट इक्वल अमाउंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फर्म उससे कहती है या फर्म का पार्टनर्स मिलकर कहते हैं यार 3000 रुपए हैं, ज्यादा है भाई, कुछ कम कर ले। तो हो सकता है पार्टनर्स 2500 रुपए लेने पर राजी हो जाए, समझ गए। अगर पार्टनर्स का लोन 3000 था, वो 2500 रुपए यानी लेस अमाउंट लेने पर राजी हो जाए। अगर 3000 का लोन पार्टनर्स का 2500 रुपए में सेटल हो रहा है, तो यानी इट मींस 500 रुपए का क्या हो गया आपको? प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट तो फर्म को हुआ, समझ गए। या वो 3000 रुपए ही लेने पर राजी है, या फिर 3200 रुपए लेने पर। तो यानी यहां पर क्या हुआ? जो 200 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है वो तो लॉस हो गया। यहां समझ गए ना मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं?
कभी कभी पार्टनर्स ज्यादा लेने के लिए भी राजी हो जाता है कि नहीं भाई मैं तो ज्यादा लूंगा क्योंकि 200 रुपए जितना एक्सेस है, इंटरेस्ट चाहिए ना मुझे, तो कभी कभी इंटरेस्ट या एक्सेस लेने के लिए राजी होता है, कभी वो लेस अमाउंट पे भी राजी हो जाता है, कभी सेम वैल्यू पे भी राजी हो जाता है। तो केस देयर में भी कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ ना दे रखा हो तो आपको तो इक्वल ही करना है, क्योंकि आपको वैल्यू मेंशन नहीं है। जब वैल्यू मेंशन ना हो पेड ऑफ की तो हम बुक वैल्यू पर ही पे करते हैं। गॉट इट। लेकिन अगर तीनों केसेस में से हो, यानी पार्टनर्स लेस अमाउंट पर है, तो ये क्या हो गया? फायदा। पार्टनर्स एक्सेस अमाउंट पर रेडी है तो क्या हुआ? नुकसान। तो देयरफॉर किस तरीके से होगा? तो सबसे पहली एंट्री है पेमेंट मेड टू पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन पर, तो इसमें भी एक केस एट सेम वैल्यू, यानी सेम वैल्यू पर अगर वो लोन ले रहा है तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स अपॉस्ट्रोफ एस लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अगर वो मान लो एट लेस वैल्यू, अगर वो कम ले रहा है तो देयर इज अ क्या होगा? प्रॉफिट। अगर वो कम ले रहा है तो इट मींस क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। और जब प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन में क्रेडिट या डेबिट? तो मैंने आपको बोला रियलाइजेशन में क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स, तो यहां डेबिट ही होगा, पार्टनर्स लोन टू कैश। जितना वो कम ले रहा है, जितना ले रहा है वो, और जितना फायदा हो रहा है वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। यानी लेस अमाउंट यानी प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं है। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन भी कहा जा सकता है। समझ गए बेटा? नेक्स्ट, अगर मान लो एट मोर वैल्यू, अगर वो ज्यादा ले रहा है तो इट मींस इंटरेस्ट है। अब मैंने क्या बोला? क्लोज होने के बाद किसी भी ट्रांजैक्शन को उसके नाम से नहीं लिखते। अगर फायदा है तो रियलाइजेशन, लॉस है तो भी रियलाइजेशन। समझ गए? तो यहां पर तो लॉस हो गया, यानी इट मींस पार्टनर्स हमेशा थर्ड वाला केस, यानी 200 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड, यानी पार्टनर्स का लोन तो 3,000 है, समझ रहे ना? लेकिन वो क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा ले रहा है। जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, यानी इट मींस 200 उसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग टू कैश और बैंक। ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में डेबिट होगा 3,000 रुपए, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? रियलाइजेशन में 200 रुपए डेबिट, और यहां क्या हो जाएगा? टू कैश 3200। इसका क्लियर नोट बेटा? पार्टनर्स लोन अकाउंट में 3,000 रुपए यानी 3200 रुपए टू कैश जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में, लेकिन 200 रुपए किस नाम से जाएंगे? रियलाइजेशन के नाम से। इज दैट क्लियर नोट बेटा? तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? पार्टनर्स लोन, अगर है तो, वरना छोड़ दो। फिर उसके बाद कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब जब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या था आपके पास? 10th, क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ख्याल रखो, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट या किसी और अकाउंट को क्लोज करते थे तो ऑन क्लोजिंग देयर मे बी अ प्रॉफिट और लॉस। सिमिलरली रियलाइजेशन अकाउंट को भी क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के लिए क्या होता है? क्लोजिंग पर या तो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा? तो उसे कहते हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ए, इफ प्रॉफिट ऑन, अगर मान लो रियलाइजेशन पे प्रॉफिट होगा, क्या होगा आपके पास? प्रॉफिट। तो पार्टनर्स को फायदा या नुकसान? पार्टनर्स को तो फायदा है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड
देखो यहाँ मैंने पोस्ट ऑफिस नहीं लगाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके आगे क्या लिख दिया मैंने, PSR, गॉट इट। और मान लो अगर लॉस हो गया, इफ लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, अगर लॉस हुआ तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी PSR। समझ गए? अगर लॉस है तो पार्टनर्स हमेशा डेबिट हो जाएंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि नुकसान है तो पार्टनर्स को तो डेबिट करना होगा। समझ गए? तो पहला स्टेप क्या था, जब सारी एडजस्टमेंट हो जाए उसके बाद आपको सबसे पहले लोन अकाउंट को क्लोज करो, फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के लिए क्या होता है, उनको फाइनल पेमेंट कर देना। क्या कर देना? फाइनल पेमेंट। लास्ट स्टेप क्या था आपके पास, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के लिए क्या होगा, फाइनल पेमेंट। अब फाइनल पेमेंट दो तरीके से है। अगर मान लो उनका डेबिट बैलेंस निकल आया तो फिर आप उनसे पैसा ले लेंगे, और अगर मान लो क्रेडिट बैलेंस हुआ तो फिर फर्म उनको पैसा दे देगी। तो देयर, यहां देखो पहला केस, इफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो फर्म क्या करेगी, पैसा लेगी। तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कंसर्न जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस है और जितना कम है, जैसे हम लोग बोलते हैं डेफिसिट, एडमिशन के केस में आपने पढ़ा होगा डेफिसिट एंड सरप्लस, यानी एक्सेस अमाउंट या फिर डेफिसिट अमाउंट, यानी जितनी आपके पास कमी है वो आपको लेकर आओ। मान लो अगर आपका पास इफ क्रेडिट बैलेंस है यानी एक्सेस अमाउंट है, यहां पर डेफिसिट लिख लो, इफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट यानी एक्सेस, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू कैश ऑब्लिक बैंक, यानी अगर पार्टनर्स का बच जाता है तो फर्म पार्टनर को दे देगी। बचने का मतलब होता है उसका क्रेडिट बैलेंस है। और अगर पार्टनर्स पर ड्यू होता है कि भाई तुमने ज्यादा चीजें ले ली हैं, तुम्हारा पैसा कम है, कैपिटल कम है, तो इट मींस तुम और लेकर आओ, उसे कहते हैं डेबिट बैलेंसेस या डेफिसिट अमाउंट। समझ गए? तो उम्मीद यह करता हूं कि जो स्टेप्स मैंने आपको पढ़ाए थे, मेरे स्टेप्स को फॉलो करो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर कर दिया, ये स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आई गारंटी, मेरी गारंटी है इस चीज में, मेरी श्योरिटी है इस चीज के अंदर कि ये स्टेप्स जो मैंने आपको सिखाए थे, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करो, कभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता डिसोल्यूशन का। क्योंकि मैं जिस जिस स्टेप्स को, जिस जिस टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक के मैं आपको टिप्स, ट्रिक्स और स्टेप्स, जब भी कोई मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, मेरी हर वीडियोस को देख लो, जितने मेरे चैनल पे जाओ, वहां जाके मेरी जितनी वीडियोस हैं, हर वीडियोस के अंदर एक ना एक स्टेप्स, ट्रिक्स, कुछ ना कुछ मैंने जरूर ऐसी चीज पढ़ाई है उसके अंदर। बट ख्याल रखना, वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कभी कभी स्टेप्स शुरू में होते हैं, कभी कभी ट्रिक्स या टिप्स बीच में होते हैं, कभी आखिर में होते हैं। अगर आपने स्किप करके देखा तो भी कोई फायदा नहीं है फिर मेरी वीडियोस देखने का। तो अगर आपको स्टेप्स, टिप्स या ट्रिक्स सीखने हैं, यानी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम, इन फाइनल एग्जाम, जब आप फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस करने बैठे तो मेरे स्टेप्स को फॉलो करो और आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होगा, श्योरिटी ज्यादा होगी, कॉन्फिडेंट ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक्स अगेन। और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आई हैं तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सारे दोस्तों में इसको वायरल कर दो, ताकि और लोगों का भी फायदा हो और लोग भी इसको सीख लें।
समझ गए? क्योंकि मैं हर चैप्टर के कहीं ना कहीं स्टेप्स जरूर पढ़ाऊंगा, इट्स माय प्रॉमिस। क्योंकि मेरी वीडियोस जो अभी आने वाली हैं उन वीडियोस के अंदर भी मैं हर टॉपिक का एक स्टेप्स कहीं ना कहीं ट्रिक्स जरूर बताऊंगा। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, मेरी वीडियोस को वायरल करो। ओके, थैंक यू सो मच।